नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रदेश में विकास करवाया जा रहा है और जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उससे आपको रूबरू करवाया जाता है। आप तक हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जा रही है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो दिल्ली में आयोजित मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि 1970 में मैंने ग्रेजुएशन यहीं से की। उन्होंने कहा कि मनुष्य निर्माण पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। संत समाज सही दिशा में काम करने में लगा हुआ है और मनुष्य निर्माण को सही दिशा दे रहा है। हमारी सरकार ने मनुष्य के चरित्र निर्माण पर भी खास ध्यान दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ध्यान एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। दिल्ली में आयोजित मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 1970 में मैंने ग्रेजुएशन की और प्रारंभिक पढ़ाई रोहतक से की थी। ग्रेजुएशन के दौरान मन बहुत विचलित होता था। संघ में प्रवेश के बाद कभी तनाव महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तनाव से निकलने के लिए हर घर ध्यान जैसा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ध्यान और विचार करने से लोगों को दिशा मिलती है। ध्यान और योग तनाव से बचाव का जरिया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य निर्माण पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। संत समाज सही दिशा देने में लगा हुआ है। इसके अलावा गीता ग्रंथ में जीवन का सार भरा हुआ है। आधुनिकता हो सकता है अध्यापकों को मानने से इनकार करे, लेकिन हमें संतुलित होकर काम करना होगा। हमारी सरकार ने मनुष्य के चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया। पूरा विश्व हमारा परिवार और ये हमारी संस्कृति है। कुरुक्षेत्र में दिए गीता का संदेश में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात करें तो उनके साथ इस कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 47 साल पहले विश्वविद्यालय के छात्र वो थे। इस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया और सभी के साथ अपनी कॉलेज की यादों को भी साझा किया। आज से 47 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी दोबारा जाने का मौका मिलेगा या नहीं, मैं कई बार सोचता था, लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। कॉलेज में पढ़ते समय कई बार ऐसे विचार आते थे कि आगे चलकर क्या करना है। उस समय कुछ नहीं सोचता था। दिल्ली में मैं 8 साल रहा, आरएसएस के संपर्क में आया और संघ का प्रचारक हो गया, जिसके बाद तनावपूर्ण जिंदगी से बाहर आया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तनाव था कि जीवन में क्या बनना है। यह तनाव का कारण हॉट है कि क्या करना है। जब मन में आया कि देश की सेवा करनी है, 1980 में संघ का प्रचारक बना। उसके बाद आज तक कभी तनाव नहीं हुआ। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। अगर तनाव में फंस गए तो उससे बाहर निकलने के लिए हर घर ध्यान ही रास्ता है। ध्यान करने से तनाव दूर होता है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि तनाव एक मानसिक रोग है। इससे बचने के लिए ध्यान, योग, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने मनुष्य निर्माण पर काम किया है। इंसान में अच्छी बातें कैसे पढ़ाई जाएं। हमारा सौभाग्य है कि गीता का संदेश हरियाणा में दिया गया। 8 साल पहले हरियाणा में गीता का प्रचार प्रसार नहीं था। हमने पूरे हरियाणा में गीता कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी डिमांड शुरू हुई कि विदेशों में भी गीता महोत्सव कार्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए भविष्य की बात करो, लेकिन हम अतीत को भी लेकर चलते हैं। अगर हमने विश्वविद्यालय को परिवार मान लिया तो विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। अगर देश को परिवार मान लिया तो देश आगे बढ़ेगा। मनुष्य निर्माण ये भी एक निर्माण है। इस मनुष्य निर्माण के संस्कार कैसे दिए जाए, शिक्षा में नैतिकता का पुट कैसे डाला जाए, इतिहास की वो अच्छी बातें कैसे पढ़ाई जाए और उन संतों महापुरुषों के प्रति सम्मान का, आदर का भाव रख करके हम अपने पाठ्यक्रमों में कुछ जोड़ सकते हैं क्या। लेकिन ये जो आधुनिकता वाले जो लोग हैं ये कहते हैं ये तो सब बेकार है। हमने कुछ करना शुरू किया है। संयोग से ये श्रीमद् भागवत गीता का ग्रंथ, जिसका अभी अभी वाइस चांसलर साहब ने हमको सम्मानित भी किया, गुरुजी को सम्मानित किया,
ये गीता ग्रंथ अपने आप में अगर देखते हैं तो जीवन का एक सार, जीवन मूल्यों का सार ये इसके अंदर भरा हुआ है। और इतिहास जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये गीता का संदेश दिया। युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है और गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और वो गीता आज मैं कह सकता हूं कि पूरे दुनिया के लिए सार्थक है। जो संदेश आज से 5000 साल पहले हमें यहां बताया गया, आज दुनिया इस अशांति के माहौल में उधर आगे बढ़ रही है। भारतवर्ष से कुछ प्राप्त करो, भारत शांति का रास्ता बता सकता है। और मेरा तो सौभाग्य, हम हरियाणा के लोगों का सौभाग्य तो मानता हूं कि गीता का संदेश उस हरियाणा की धरती पर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में दिया गया। आठ वर्ष पूर्व जब हमने शासन संभाला तो गीता का कोई प्रचार प्रसार का कार्यक्रम नहीं था। छोटा सा एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दिन कर दिया जाता था। हमने कहा नहीं, इसका प्रसार विचार प्रसार करना चाहिए। हमने पूरे हरियाणा में गांव-गांव में जिला केंद्रों पर सब जगह गीता जयंती के कहीं 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र में तो 18 दिन का कार्यक्रम होता है गीता जयंती का। और फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए दुनिया के देशों को बुलाना शुरू किया। अब इस समय हर वर्ष कम से कम 25 से 30 देशों के लोग गीता जयंती के कार्यक्रम में आते हैं। डिमांड शुरू हुई कि भारत में ही क्यों, गीता जयंती के कार्यक्रम विदेशों में करने चाहिए। उसके बाद मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तो अगले ही महीने होने जा रहा है, यूके, और अब कई स्थानों पर गीता के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। इसके लिए लोग जानने के इच्छुक हैं ये क्या है। मैं गीता पर नहीं बात करूंगा, मैं तो इतना ही कर रहा हूं कि जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारा दुनिया को दिखाया हुआ एक मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट को केवल सम्मान करो, अगर आगे बढ़ना तो भविष्य की बात करो, पीछे की बात मत करो। हमारा कहना कि हमारा अतीत, वो अतीत भी हमारा ऐसा है, उसमें से अगर हम निकालना चाहें तो न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में शांति का संदेश हम दे सकते हैं, दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि छोटी सोच की बजाय बड़ी सोच बनाने वाले ये जो रास्ते हैं ये हमको लेने हैं। ठीक कहा गया, विश्व ये हमारा परिवार है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग काम करते हैं। बड़ी सोच अगर रखनी है, रखने वाले जो होते हैं वो हमेशा करते हैं कि दुनिया जो है, ये जो हमारा पूरा संसार है, ये मेरा परिवार है। और अगर परिवार को मान करके सारी दुनिया को, अपने जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसको सबको परिवार मान करके काम करेंगे तो उस काम का आनंद ही कोई और है। चाहे हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में काम करने वाले जो भी यहाँ काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक प्राध्यापक है, चाहे हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब अगर हमने अपने विश्वविद्यालय को एक परिवार मान लिया तो ये विश्वविद्यालय खूब आगे बढ़ेगा। देश को हमने परिवार मान लिया, देश आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस सब विषय को प्रारंभ में ही अपने जीवन के अंदर हम लेकर के आए कि अभी से ध्यान धारणा, योग, इसको अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा ये जो रोग है, ये मनोविज्ञान का रोग, तनाव जैसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो बताया कि दुनिया में अमेरिका जैसे देश में इतने आत्महत्या करने का जो प्रकल्प चलता है वो तनाव के कारण से वो चीजें हैं। अगर हम प्रारंभ में जीवन के अंदर इन चीजों को अपनाएंगे, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में हम पछताएं, इसकी बजाय जीवन के अंदर ध्यान धारणा ये अपने जीवन का अंग बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं इतनी बात कह करके आप लोगों का पुनः मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के नाते आपने मुझे याद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 47 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीए की डिग्री दी। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन किया था। इस कार्यक्रम में पद्म भूषण आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे।
और गुरुग्राम में G20 समूह के भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न होने के बाद विदेशी मेहमानों को सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म में भी ले जाया गया। इस मौके पर हरियाणवी संस्कृति से इन लोगों को रूबरू करवाया गया। हरियाणवी संस्कृति के अनुसार पगड़ी बांधकर, तिलक लगाकर, ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। G20 समूह की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। इस बैठक में शामिल मेहमानों के लिए हरियाणा की कला संस्कृति, पर्यटन व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के दौरे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसी कड़ी में विदेशी मेहमानों को सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान ले जाया गया। सुल्तानपुर में विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। मेहमानों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल को सुल्तानपुर के विभिन्न पहलुओं से भी अवगत करवाया गया। सुल्तानपुर व हरियाणा की कला संस्कृति को लेकर विशेष साहित्य भी तैयार किया गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पौधारोपण कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें G20 प्रतिनिधिमंडल के लोगों ने भी हिस्सा लिया। सुल्तानपुर के बाद झज्जर में G20 डेलीगेट्स पहुंचे। 4 बसों में 120 प्रतिनिधि झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे। G20 प्रतिनिधि के 2 घंटे प्रतापगढ़ फार्म में हरियाणवी संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, कला, संगीत से G20 डेलीगेट्स को रूबरू करवाया गया। यही नहीं, झज्जर से आए मेहमानों को हरियाणवी परिधान, वेशभूषा, पशुपालन और खेती के बारे में भी अवगत करवाया गया। मेहमानों को देसी घी का चूरमा, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, खिचड़ी, दलिया, राबड़ी, गुड़, नूनी घी समेत कई अन्य हरियाणवी व्यंजन परोसे गए। तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर प्रतापगढ़ फार्म में उनका स्वागत सत्कार किया गया। झज्जर के लोगों ने उन्हें साफा पहनाया। हालांकि G20 डेलीगेट्स के आगमन से पहले ही प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। सर, G20 में भारत के प्रतिनिधि आज सुल्तानपुर झील पहुंचे थे, क्या कुछ? जी, तो G20 के जो डेलीगेट्स हैं जो इंडिया में आए हुए हैं इस मीटिंग के लिए, वो यहाँ पे सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी हमारी नेशनल पार्क है यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्होंने बर्ड स्पॉटिंग वगैरह की है और उनके लिए एक ब्रीफिंग भी रखी गई थी। उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। इन सब ने जो है बर्ड्स को देखा है यहाँ पे और बड़ा अच्छा उनका यहाँ पे स्टे रहा। अब वो प्रतापगढ़ जा रहे हैं झज्जर में, जहाँ पे उनका रूरल टूरिज्म का एक फार्म बना हुआ है, उसकी विजिट करेंगे। सर, हरियाणा की संस्कृति को लेकर भी क्या कुछ यहाँ पर रखा गया, कोई ऐसी प्रदर्शनी या फिर क्या कोई? यहाँ पे तो विशेष करके जो बर्ड्स के बारे में और ये जो नेशनल पार्क है इसके बारे में ही जानकारी रखी गई थी कि यहाँ कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, कहाँ से आते हैं। और जो हरियाणा की जो संस्कृति के बारे में जो उनकी जानकारी दी जाएगी वो प्रतापगढ़ में दी जाएगी, जहाँ पे हरियाणवी कल्चर जैसे रहट से कैसे पहले पानी निकाला जाता था, यहाँ की खेती में क्या क्या मेन मुख्य फसलें हैं, खाने में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें प्रतापगढ़ फार्म में झज्जर में उनको दी जाएगी। सर, प्रतापगढ़ फार्म के बाद क्या वापसी गुरुग्राम होगी या फिर वहीं से सीधा? नहीं, वहाँ से वापसी अपने होटल लीला आएंगे और लीला से फिर इनकी जो फ्लाइट्स होंगी अलग अलग कंट्रीज़ की, उससे वापस जाएंगे। थैंक यू। G20 देशों का प्रतिनिधिमंडल प्रतापगढ़ फार्म में पहुंचा तो वहां उन्हें हरियाणवी संस्कृति से रूबरू करवाया गया। अलग अलग ग्रुप बनाकर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ फार्म में हरियाणवी संस्कृति के अनुसार पगड़ी बांध, तिलक लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को जिला प्रशासन के अधिकारी भी जानकारी दे रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच G20 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतापगढ़ फार्म में हरियाणवी संस्कृति को समझा। हालांकि सुरक्षा के लिए भी हरियाणा पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए थे। और पराली जलाने की समस्या को काफी हद तक हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है और इसका पूरा श्रेय मनोहर सरकार को ही जाता है। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में अगर बात की जाए तो काफी हद तक कमी आई है और इससे कम करने के लिए जो सराहनीय कदम उठाए गए हैं उसका असर भी देखने को मिला। हरियाणा में पराली जलाने के जो मामले थे वो 40% तक कम रहे। इसके पीछे की वजह हरियाणा सरकार की तरफ से कई कारगर कदम उठाए गए, किसानों को सब्सिडी भी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए।
धान की जो पराली पर्यावरण प्रदूषण का बड़ा कारण बन रही थी और जिस पराली को जलाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके स्थायी समाधान के लिए पराली एक पूंजी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मोहाली में पराली एक पूंजी वर्कशॉप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों में बदलने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि किसानों को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40% तक की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन पर कदम उठाते हुए पराली न जलाने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ तथा 50 रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानीपत में स्थापित होने वाले बायोगैस संयंत्र में 2 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी। हरियाणा के किसानों को हमने अवेयर किया है, उनको सचेत किया है और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा किसानों का। उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। आप इकट्ठे करने के लिए सरकार को बताइए, जो साधन चाहिए वो हम देंगे, मशीन देंगे, बेलर देंगे, इकट्ठी करिए। आपकी बिक्र नहीं है तो बिकवाएंगे और मान लो कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप इकट्ठा करके उसको एक जगह डंप कर दीजिए। उसका खाद भी बन सकता है। थोड़ा जमीन की आवश्यकता होगी, गड्ढे बना करके उसमें दबा देंगे तो 2 महीने में, महीने में उसका कंपोस्ट का खाद भी बन सकता है। इस चीज को कभी भी हम ऐसा ना समझें कि वेस्ट है, और इस वेस्ट की बजाय इसका उपयोग जब बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी। हम जो कहते हैं किसान की आय हमने डबल करनी है, तो केवल फसल में से ही डबल हो जाएगी ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें जो अभी तक किसान के उपयोग में नहीं आ रही है, चाहे वो पराली है, चाहे वो उसका गोबर है, चाहे उसका मूत्र है, चाहे उसकी और ऐसी चीजें, दूध उत्पादन है, अन्य जितने भी किसान के काम ऐसे उसके हैं, उसके साथ उसको जोड़ करके किसान की आय को डबल करने के लिए हर चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और किसान हमारा ऐसा नहीं है, एक बार उसको ध्यान में आ जाए तो उस अपील को मानता भी है। इस नाते से पराली को पूंजी इस रूप में उपयोग करें। जितने विचार हमने यहाँ किए हैं, इसमें से जो नए विचार आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। और इस समय जो एक संकट है, एक प्रदूषण का संकट है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो हमारे जिम्मे काम होगा उसका पूरा करेंगे। पराली प्रबंधन करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पराली जलाने से रोकने के लिए सब्सिडी योजनाओं से लेकर इंसेंटिव, नगद पुरस्कार, जुर्माना और कार्रवाई तक की जा रही है। सरकार ने पराली को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसके बाद अब पराली को बेचने पर किसानों को आमदनी भी हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि पराली को लेकर सरकार ने क्या कुछ कारगर कदम उठाए हैं। पराली न जलाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया है। राज्य में उचित प्रबंधन कर पराली बेचने वाले किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इंसेंटिव दिया जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों, उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। पराली को समेटकर गट्ठर, बंडल बनाने वाले बेलर यंत्रों पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार 80% तक सब्सिडी मुहैया करवा रही है। पराली के बंडल बनाकर एथेनॉल संयंत्रों को बेचते हैं तो किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ मिलते हैं। गौशालाओं को पराली देने पर 1500 रुपए का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पराली न जलाने वाली पंचायतों को राज्य सरकार ने 50,000 से 1 लाख तक का नगद पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। बायोमास बिजली परियोजनाओं में भी लाखों टन धान की भूसी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पराली को गलाने के लिए 25 लाख एकड़ जमीन के लिए पूसा डीकंपोजर के छिड़काव की सुविधा और डीकंपोजर कैप्सूल की 2.5 लाख की किट वितरित की गई। धान के अलावा दूसरी फसलों की वैकल्पिक खेती करने के लिए भी सरकार ने 7,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता का प्रावधान किया था। मोहाली में इस वर्कशॉप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। वर्कशॉप में केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपनी बातें रखी। और हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब खेल खेल में डिवाइस के माध्यम से पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये डिवाइस बच्चों को पढ़ाई से इस तरह से जोड़ देगा कि वो अपना ज्ञान और अधिक मजबूत कर सकेंगे। डिवाइस का नाम अंकनाद रखा गया है। अंकनाद बच्चों को पहाड़े, गिनती, देशभक्ति गाने भी सिखाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार और बच्चों के समग्र विकास के लिए बेहतरीन कदम उठा रही है। जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है, तो वहीं शिक्षा में नए नए प्रयोग कर बच्चों के लिए आसान भाषा में ज्ञान दिया जा रहा है। अब एक और प्रयोग हरियाणा के स्कूल में होने जा रहा है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब खेल खेल में डिवाइस के माध्यम से पढ़ेंगे। ये डिवाइस बच्चों को पढ़ाई में इस तरह से जोड़ देगा कि वो अपना ज्ञान और अधिक मजबूत कर सकेंगे। डिवाइस का नाम अंकनाद है। अंकनाद बच्चों को पहाड़े, गिनती, देशभक्ति के गाने सिखाएगा। शुरुआत में हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल होने के बाद यह अन्य सरकारी स्कूलों में भी भेजा जाएगा। भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूलों में यह डिवाइस भेजी है। इस डिवाइस का नाम अंकनाद दिया गया है। ये बच्चों को कक्षा के अनुसार पहाड़े, गिनती व गीत सिखाएगी। उन्होंने बताया कि इसे देने की शुरुआत कर दी गई है। अब जल्द ही बचे हुए स्कूलों में भी दी जाएगी। ऐसा है कि हमारे जिले में 68 राजकीय मॉडल प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनके लिए हमने अंकनाद मशीनों का वितरण करना है। आज जिले के 22 विद्यालयों में अंकनाद मशीन जो है वो वितरित की जा रही है और बाकियों के लिए भी जो है आने वाले दिनों में हम उनको वितरित कर देंगे। इसमें मशीन में जो है एक ऑडियो के द्वारा बच्चों को गिनती कक्षा अनुसार भाई गिनती रहेगी। पहली क्लास में बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती है, दूसरी क्लास में 1 से 10 तक के पहाड़े हैं, तीसरी क्लास में 11 से 21-20 तक के पहाड़े हैं। उसके आगे करते करते जो है ये पहाड़े 100 तक से लेंगे और साथ ही ये जो है आधा, पौना, पौवा, इसकी भी अलग से जो है पहाड़े हैं। तो ये थोड़ा सा गणित को महत्व बताने के लिए और बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए जो है ये मशीनें वितरित की जा रही हैं, ताकि बच्चा बोलचाल में और एक ऑडियो के माध्यम से पूरी क्लास जो है उसको सुने, उसके पीछे दोहराए, वो और बच्चा जो है उसको सीख पाएगा। देखिए, जो चीज़ अच्छी है वो चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, अब जो बच्चा हमें महसूस हुआ या समाज को भी ये लगा कि पुरानी चीज़ों में वास्तव में खुश था या गुण थे और बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान कम हुआ किसी भी वजह से, उसको अगर दोबारा से दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण के अंदर जो है जो हमारे राजकीय प्राथमिक मॉडल विद्यालय हैं उनको हम दे रहे हैं और इसके रिजल्ट्स के उपरांत जो है विभाग हो सकता है कि सभी विद्यालयों में भी ये मशीनें उपलब्ध करा दे। तो ये सारी चीज़ें आजकल पायलट के तौर पर चल रही हैं। जैसे रिजल्ट्स होंगे उस हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। हरियाणा के प्राइमरी मॉडल संस्कृत स्कूल में अंकनाद डिवाइस बच्चों को मुश्किल से मुश्किल पहाड़े आसानी से सिखा रही है। बच्चे आसानी से इसे सीख भी रहे हैं। पुराने समय में भी बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता था। बच्चों को अब मनोरंजन के तरीके से जोड़कर शिक्षा दी जा रही है। वहीं गांव सुई के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य प्रवीण ठकराल ने बताया कि उनके स्कूल में ये अंकनाद डिवाइस आई है। ये डिवाइस बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवा रही है। बच्चे इससे अच्छी तरह से सीख रहे हैं। सरकार की ये पहल अच्छी है।
सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है कि सभी प्राइमरी मॉडल स्कूलों में ये अंकनाद डिवाइस दिया है। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग टूल है। इससे बच्चे 1 से 100 तक के पहाड़े सीख सकते हैं। इसके अलावा वर्ग है या 2.5 का पहाड़ा है या आधे का पहाड़ा है, ये सब इसमें है। बच्चों का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पहाड़े अगर आ जाते हैं तो आगे का जो गणित है वो आसान लगता है उनको। तो ये पहले समय भी हमारे जो गुरुजी होते थे वो म्यूजिक की सहायता से पढ़ाते थे बच्चों को। स्कूली बच्चों के लिए अंकनाद एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे बच्चों की पढ़ाई तो रोचक बनेगी, साथ ही बच्चे खेल खेल में गणित की मुश्किल चीजों को भी आसान कर सकेंगे। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।